अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर 5। लेक्चर 5 में हम बात करेंगे कि नेस्टेड क्वांटिफायर्स। लाइक पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक क्वांटिफायर है तो उसमें आपके इक्विवेलेंस रूल्स जो हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। अभी हम इस सिनेरियो को देखेंगे कि जब आपके पास एक से ज्यादा क्वांटिफायर होंगे तो ये बेसिकली सिंगल क्वांटिफायर की जो लॉजिकल एक्सटेंशन है। उसके बाद हम इन्फरेंस रूल्स को आज शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल जो है वो मैं रिविजिट करना चाहता हूँ। बेसिकली हमने ये देखना था कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसके लिए जरिए जब हम एक स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करते हैं और उसी तरह की स्टेटमेंट की जब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के जरिए ट्रांसलेशन करते हैं तो उनमें फर्क क्यों आता है। कंक्रीटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम आपने एक एग्जांपल में देखा होगा कि ये जो स्टेटमेंट थी, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको, इसको जब हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर से किया था तो तब हमने इसके साथ इम्प्लीकेशन के साथ इसको सॉल्व किया या ट्रांसलेट किया। लेकिन जैसे जब भी हमने इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ सॉल्व किया तो हमने उसमें कंजंक्शन यूज की और उसमें हमने इम्प्लीकेशन यूज की। तो इस चीज को मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ उसमें। तो इसको बिगिन करते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको। तो यहाँ पे हम दो जो है वो बना लेते हैं प्रेडिकेट्स। एम एक्स जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको, और स्टूडेंट एक्स जो है एक और प्रोपोजिशनल फंक्शन है या प्रेडिकेट है जिसका मतलब ये है कि एक्स इज इन दिस क्लास। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो बनाया। सिनेरियो 1 में मैंने ये बताया कि जो आपका यू जो है वो आपकी डोमेन है। ठीक है, यू हमारी डोमेन होगी, उसमें आप देख सकते हैं अली है, अहमद है, असलम है, नदीम है, रुहुल। उसके बाद सी जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्टूडेंट इस क्लास का हिस्सा है। ठीक है, लाइक आप ये देख सकते हैं कि अली, अहमद और असलम जो है वो इस क्लास का हिस्सा है, और जो इस क्लास में नहीं है उनको हमने सी कॉम्प्लीमेंट के साथ डिनोट किया है, और उनमें नदीम और इसी तरह एक्स से हमने उस सेट को डिनोट किया है जो लोग मैक्सिको विजिट कर चुके हैं, और एक्स कॉम्प्लीमेंट से उस चीज को हमने डिनोट किया उस सेट को या उन लोगों को जो कि मैक्सिको नहीं गए। ठीक है, तो अगर अभी इसकी ट्रांसलेशन से पहले अगर आप यहाँ पे गौर करें कि आपकी क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं, अली, अहमद और असलम, तो क्या ये स्टेटमेंट जो इंग्लिश में लिखी हुई है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, क्योंकि आपके क्लास में 3 स्टूडेंट्स थे और तीनों के तीनों जो है वो सेट एक्स में है, यानी इन तीनों ने मैक्सिको जो है वो विजिट किया। तो अभी हमने जो है इस चीज को इंश्योर करना है कि जो भी इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, जो भी हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वो भी ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक है, तो इससे अगली स्लाइड पे हम ये देखेंगे कि इसकी जो पॉसिबल ट्रांसलेशंस हैं या ट्रांसलेशन कैंडिडेट्स जिसे हम कहेंगे वो कौन कौन से हैं, और उसमें से कौन सा ऐसा है जो इस सिनेरियो में ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये यहाँ पे मैंने उसी जो सेट्स थे उनको कॉपी किया है ताकि जब हम इसको देख रहे होंगे ट्रूथ वैल्यूज को तो हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सामने रहे। उसके बाद आप ये देखें कि ट्रांसलेशन कैंडिडेट्स क्या हैं। एक कैंडिडेट ये है जिसको मैंने ग्रीन कलर के साथ जो है वो कोड किया है, ये बताने के लिए कि ये एक करेक्ट ट्रांसलेशन है, और ये एक ट्रांसलेशन कैंडिडेट है जिसको मैंने रेड के साथ जो है वो कोड किया, ये बताने के लिए कि ये ट्रांसलेशन गलत हो। अभी हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन जो सही है वो कैसे होगी और जो गलत है वो कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रीन वाले को देखते हैं, यानी हम इसके ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि हमारी क्लास के 3 स्टूडेंट्स थे, अली, अहमद और असलम, और तीनों ने जो है वो मैक्सिको विजिट किया हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारी ये वाली जो ट्रांसलेशन है क्या ये ट्रू रिटर्न करती है या नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ एक्स में एक्स में कौन सी वैल्यूज आएंगी, उसमें सारी की सारी वैल्यूज आएंगी जो कि यू में है, जो कि यू जो है वो हमारी डोमेन। ठीक है, तो यू में जब अली आएगा तो स्टूडेंट ऑफ एक्स जो है वो भी ट्रू होगा, एम ऑफ एक्स भी ट्रू होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अहमद के लिए जो है वो स्टूडेंट एक्स जो है वो भी ट्रू होगा, एम ऑफ एक्स भी ट्रू होगा। असलम के लिए भी यही सिनेरियो होगा। जब हम नदीम के लिए इस फंक्शन को या इस प्रोपोजिशन को, कंपाउंड प्रोपोजिशन को एवेलुएट करेंगे, तो नदीम जो है वो स्टूडेंट नहीं है, तो आपका जो इम्प्लीकेशन है उसका प्रेमिस फॉल्स हो गया। जब प्रेमिस फॉल्स हो जाए तो आपको ये देखना ही नहीं पड़ता कि आपका कॉन्सिक्वेंस ट्रू है, तो यहाँ पे भी ये ट्रू होगा।
तो यही केस जो है वो खुरम के साथ भी होगा। जब आप खुरम को x की वैल्यू देंगे तो स्टूडेंट ऑफ x जो है वो फॉल्स हो जाएगा और आपकी इम्प्लीकेशन ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली ट्रांसलेशन जो है वो उसी तरह से बिहेव कर रही है जिस तरह से हम इसको चाहते हैं। अब मैं ये इसको क्लियर करने के बाद दूसरी के ऊपर चलता हूँ कि ये वाली जो ट्रांसलेशन है इसके बारे में जरा गौर करें। इसमें हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट एक्स एंड एम एक्स, कि हर कोई जो है वो इस क्लास का स्टूडेंट है और हर किसी ने मैक्सिको जो है विजिट किया। अब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। कैसे फॉल्स हो जाएगी? जब आप x की वैल्यू जो है वो नदीम रखेंगे या x की वैल्यू जो है वो खुरम रखेंगे तो आपका स्टूडेंट ऑफ x जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंजंक्शन यूज की हुई है। तो कंजंक्शन की वजह से m ऑफ x जो है वो मैटर ही नहीं करेगा उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट ऑफ x जिनके लिए फॉल्स। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट की एग्जांपल थी जिसको जब हमने इंग्लिश में देखा और उसको अपना डाटा उसके सामने अपना सिनेरियो रखा, तो उस सिनेरियो के लिहाज से इंग्लिश स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो दूसरी ट्रांसलेशन है इसने उसको फॉल्स किया। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इसकी सही ट्रांसलेशन नहीं है, ये इसकी इनकरेक्ट ट्रांसलेशन। अब इसी सिनेरियो में देखते हैं, सिनेरियो को थोड़ा चेंज करते हैं जहाँ पे हमारी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो उसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें इन सेट में से, तो मैंने क्या किया है कि असलम को मूव कर दिया है एक्स से एक्स कम्प्लीमेंट, यानी आपकी क्लास का एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि पहले एक्स में था, अब वो एक्स कम्प्लीमेंट में है। तो अब इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होगी कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको। तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होनी चाहिए। क्यों फॉल्स होनी चाहिए? कि हमारे पास एक स्टूडेंट असलम ऐसा है जिसने मैक्सिको विजिट नहीं किया। तो इस सिनेरियो में आपका जो ग्रीन ट्रांसलेशन है, जो करेक्ट ट्रांसलेशन है, वो भी फॉल्स रिटर्न करेगी, वो भी फॉल्स पे एवेलुएट होगी, और जो आपकी इनकरेक्ट ट्रांसलेशन है वो भी फॉल्स के ऊपर होगी। लेकिन जो आपकी इनकरेक्ट ट्रांसलेशन है वो ट्रू के केस में आपको ट्रू पे रिटर्न नहीं हो रही। यानी ये वाली जो, अगर हम इस ट्रांसलेशन की बात करें जो रेड वाली है, तो ये दोनों केसेस में आपको फॉल्स दे रही है। ठीक है, तो आपको ये देखना था कि आपकी ऐसी ट्रांसलेशन हो जो कि आपके इंग्लिश के सेंटेंस के साथ और उसकी जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है उसके साथ कंसिस्टेंट। ठीक है, जब हम इसी एग्जांपल में आगे जाएंगे, अब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे, तो ये केस जो है, ये जो केस है ये बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। इसको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है उसको हम फॉर ऑल की बजाय करते हैं फॉर सम के लिए या एटलीस्ट वन के लिए। हम ये कहते हैं कि फॉर एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको। तो एम एफ एक्स जो है वो भी उसी तरह से स्टूडेंट ऑफ एक्स का भी हमें पता है, और बाकी जो सेट्स हैं उनकी भी हमने डेफिनेशन पहले देखी। इसमें हमने सिंपली ये किया है कि एक्स जो है, एक्स वो सेट जिसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने मैक्सिको विजिट किया हुआ, उसमें से आपकी क्लास के स्टूडेंट्स निकाल दें। ठीक है, यानी आपकी क्लास के स्टूडेंट से अली, अहमद और असलम, उसको हम एक्स से निकाल के एक्स कम्प्लीमेंट में लें। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आपकी क्लास का नहीं बचा जो कि मैक्सिको जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर इस इंग्लिश सेंटेंस का अगर हम ट्रूथ वैल्यू देखना चाहें तो वो फॉल्स होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी जो ट्रांसलेशन कैंडिडेट्स हैं, जब हम इसको प्रोपोजिशन की फॉर्म में या मैथ की फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे तो वो कौन से हैं, और वो उनमें से कौन एक ऐसा है जो कंसिस्टेंट है इसकी इंग्लिश के साथ या इसकी जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो कैंडिडेट्स हैं जो ट्रांसलेशन के हैं, जिसको एक को हमने ये ग्रीन के साथ किया हुआ है डिनोट, ये इस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि ये जो ट्रांसलेशन है ये करेक्ट। अब हम इसको देखते हैं कि स्टूडेंट और एक्स जो है ये ट्रू है किसके लिए? अली के लिए, अहमद के लिए और असलम के लिए। लेकिन इन लोगों के लिए आपका एम ऑफ एक्स जो है वो ट्रू नहीं। ठीक है, और बाकी जो लोग हैं, बाकी लोग कौन है? एक खुरम है और एक आपके पास नदीम है। इनके लिए जब आप देखेंगे तो उसके लिए आपका जो है वो स्टूडेंट ऑफ एक्स फॉल्स हो जाएगा। बाकी जो अपनी क्लास के लोग हैं उनके लिए, लाइक ये जो तीन हैं, अली, अहमद और असलम,
उनके लिए स्टूडेंट ऑफ एक्स जो है वो तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन उनके लिए एम ऑफ एक्स जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये करेक्टली फॉल्स जो है वो उस पर एवेलुएट हो रहा है, जो कि आपके इंग्लिश सेंटेंस की लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ कंसिस्टेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखें, जो दूसरी हमारी ट्रांसलेशन कैंडिडेट है ये वाला, कि जिस तरह से हमने जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में इम्प्लीकेशन के साथ किया था, इसमें अगर इम्प्लीकेशन के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो ये आपको इनकरेक्टली ट्रू रिटर्न करेगा। किस वैल्यू पे ट्रू रिटर्न करेगा, जब आप x आपका नदीम के बराबर है, ठीक है। जब x जो है वो नदीम के बराबर है, x की वैल्यू, तो तब क्या हो रहा है कि इस नदीम जो है वो इस क्लास का स्टूडेंट नहीं है, तो आपका ये जो प्रेमिस है वो फॉल्स हो गया। जब प्रेमिस फॉल्स हो गया, आपकी इम्प्लीकेशन ट्रू होगी, ठीक है। तो इस सिलसिले में इस सिनेरियो में ये जो है वो आपको इनकरेक्टली ट्रू रिटर्न कर रहा है, जबकि यहाँ पे इसको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट इसी का हम सिनेरियो 2 जो है उसको देखते हैं। सिनेरियो 2 में क्या है कि सिनेरियो 2 में आपके पास है कि आपकी क्लास के जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनको हमने डाल दिया सेट एक्स में। लाइक अब अली और अहमद ऐसे हैं जो कि मैक्सिको जा चुके हैं, और अली, अहमद और असलम ऐसे लोग हैं जो कि आपकी क्लास का हिस्सा है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट होगा। ये ट्रू हो जाएगा जब x की वैल्यू अली के बराबर होगी, या x की वैल्यू जो है अहमद के बराबर होगी। इसी तरह ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसने इस यहाँ पे तो ट्रू हो गया, जो इम्प्लीकेशन वाला की जो ट्रांसलेशन थी इम्प्लीकेशन के साथ की, वो यहाँ तो ट्रू रिटर्न कर रही है, लेकिन जब हमारा ये जो इंग्लिश सेंटेंस था उसकी जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन थी वो फॉल्स थी, तो तब ये ट्रांसलेशन उसके साथ कंसिस्टेंट, ठीक है। तो जो सिर्फ ग्रीन वाली ट्रांसलेशन है वो दोनों के सिनेरियोज में, दोनों केसेस में हमारी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ कंसिस्टेंट है, इसलिए हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करें। तो ये जब अपने ट्रांसलेशन करनी है तो इसमें हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यूनिवर्सल के साथ हमने इम्प्लीकेशन के साथ किया है तो हमें जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के केस में भी उसी इम्प्लीकेशन के साथ ही करना है। हमने वो ट्रांसलेशन करनी है जो हमारे सेंटेंसेस की, या हमारी असर्शंस की, या हमारी प्रोपोजिशंस की लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ कंसिस्टेंट हो। ओके, यहाँ पे ये एग्जांपल्स जो हैं वो खत्म होती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास नेस्टेड क्वांटिफायर्स, लेट एक्स वाई, एल ऑफ एक्स वाई सॉरी, अगर आपके पास ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये बराबर है किसके, x मेक्स द लिविंग बाय डूइंग जॉब y। इसमें कितने फ्री वेरिएबल्स हैं आपके पास, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, एक x है फ्री वेरिएबल और एक y है। तो क्या ये प्रोपोजिशन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा प्रोपोजिशनल फंक्शन जिसमें फ्री वेरिएबल्स होंगे वो प्रोपोजिशन नहीं होगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं बता सकते, ठीक है। उसकी ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे कि व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर ऑफ फॉर ऑल एक्स एल ऑफ एक्स वाई, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एवरीवन मेक्स द लिविंग बाय डूइंग जॉब वाई, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था, या ये वाला जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें हमारे पास कोई फ्री वेरिएबल है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि y फ्री वेरिएबल है। x फ्री वेरिएबल क्यों नहीं है, कि क्योंकि x को वैल्यू मिल रही है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के साथ, लेकिन y को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ना उसको सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू मिलती है, ना ही उसके साथ कोई क्वांटिफायर अटैच। सब्स्टिट्यूशन में पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है p ऑफ x, और x को आप वैल्यू कोई खुद से दे दें, p ऑफ 3 उसे कर दें, तो ये उसकी सब्स्टिट्यूशन है, यानी आप x को खुद से वैल्यू दे रहे हैं। दूसरी ये है कि दूसरा उसमें फ्री वेरिएबल को बाइंड करने का दूसरा तरीका ये है कि आप उसके साथ क्वांटिफाई करें। और फाइनली आपने ये बताना है कि ये प्रोपोजिशन है, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, इसलिए प्रोपोजिशन नहीं है कि इसमें y एक फ्री वेरिएबल। ओके, व्हाट इफ वी से कि फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट सम y l ऑफ x y, क्या इसमें कोई फ्री वेरिएबल रहा है, इसमें कोई फ्री वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है इसमें 2 वेरिएबल थे और दोनों ही बाउंडेड वेरिएबल हैं, दोनों को हमने बाइंड कर दिया हुआ है। एक को x को यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के साथ किया है, y को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के साथ।
अब हम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा। द अबव स्टेटमेंट जो है उसको हम इस तरह से करेंगे, एवरीवन डज सम जॉब और एट लीस्ट वन जॉब फॉर लिविंग। ठीक है, तो इसमें हमने ये भी देखा है कि फ्री वेरिएबल भी नहीं है, और इसमें ये भी देखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक प्रोपोजिशन। सो नेस्टेड क्वांटिफायर जो है वो जब नेस्ट आप करते हैं तो वो एक दूसरे के स्कोप के अंदर जो है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डर है वो उनका मैटर करता है। अगर दो क्वांटिफायर्स हैं और दोनों जो है वो डिफरेंट किस्म के हैं, लाइक दो ही तरह के क्वांटिफायर्स हैं हमारे पास, एक यूनिकनेस भी क्वांटिफायर होता है, लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं किया, उसको हम डिस्कस करेंगे भी नहीं, क्योंकि यूनिकनेस क्वांटिफायर एक ऐसा क्वांटिफायर है जिसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के जरिए लिख सकते हैं, ज्यादातर यही। तो हम वापस वहां पे आते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट तरह के क्वांटिफायर्स मौजूद हैं एक एक्सप्रेशन में, और एक से ज्यादा क्वांटिफायर्स हैं, तो उनका ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रेडिकेट या प्रोपोजिशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स वाई है, तो आपका ये वाला प्रोपोजिशन जो है ये हो सकता है ट्रू, लेकिन हो सकता है कि जब आप इसका ऑर्डर चेंज करें, लाइक पहली दफा आपने जो है वो यूनिवर्सल पहले लगाया था, एग्जिस्टेंशियल बाद में लगाया था, और दूसरे केस में आपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पहले लगाया और यूनिवर्सल क्वांटिफायर बाद में, तो हो सकता है इनमें से कोई एक ट्रू और दूसरा जो है वो फॉल्स हो। ठीक है, और ये टेबल जो है ये आपको दिखा रहा है कि ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है इनका जो कॉम्बिनेशन है ये कब ट्रू होते हैं और कब फॉल्स होते हैं। तो जब दोनों क्वांटिफायर्स जो हैं वो यूनिवर्सल होंगे तो पी ऑफ एक्स वाई जो है ये पूरा एक्सप्रेशन तब ट्रू होगा व्हेन पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू फॉर एवरी पेयर एक्स वाई। यानी एक्स वाई की जितनी भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जितनी भी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन बनता है, अगर पी ऑफ एक्स वाई हम सबके लिए ट्रू है तो फिर आपका ये जो एक्सप्रेशन होगा ट्रू। सेम यही केस यहाँ पे है कि अगर आप फॉर ऑल वाई आपने पहले लिखा है और फॉर ऑल एक्स जो है वो बाद में लिखा है। और ये फॉल्स कब होगा कि जब आपको एक भी ऐसा पेयर मिल जाए, एक भी एक्स और वाई की ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई जो है वो फॉल्स हो, तो तब आप ये कहेंगे कि ये वाले जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये इनमें से कोई भी आपके पास हो इन दोनों में से, तो आप उसको फॉल्स पे एवेल्युएट करें। ठीक है, तो ये वही चीज है जिसको हम पहले काउंटर एग्जांपल कह रहे थे। तो ये भी एक काउंटर एग्जांपल है कि आपने एक्स की और वाई का एक कॉम्बिनेशन दे दिया जिसके लिए आपका पी ऑफ एक्स वाई जो है। इसी तरह आगे अगर हम चलें, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट पी एक्स वाई, ये कब ट्रू होगा? व्हेन फॉर एवरी एक्स देयर इज एट लीस्ट वन वाई फॉर व्हिच पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू। ठीक है, कि हर एक्स के लिए वाई की कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जहां पे पी ऑफ एक्स वाई जो होगा। तो ये फॉल्स कब होगा? देयर इज एन एक्स such that p of xy is false for every y। ठीक है, कि कोई एक x ऐसा है जो कि y की किसी भी वैल्यू के साथ मिलके p of xy को ट्रू नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये है यहाँ पे अगर आप आ जाए थर्ड रो के अंदर, तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि देर इज वन एक्स या देर इज एट लीस्ट वन एक्स या देर इज सम एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई इज ट्रू। ठीक है, तो ये कब ट्रू होगा? जब आपके पास x की कोई कोई एक वैल्यू ऐसी है जो कि y की तमाम वैल्यूज के साथ मिल के p ऑफ एक्स वाई को ट्रू करे। ठीक है, और ये फॉल्स कब होगा? जब x की हर वैल्यू के लिए एक y ऐसा है जिसके लिए p ऑफ एक्स वाई जो फॉल्स। ठीक है, फाइनली देयर इज सम x एट लीस्ट वन x एंड देयर इज एट लीस्ट वन y, इसी तरह से देयर इज एट लीस्ट वन y एंड देयर इज सम एट लीस्ट वन x सच दैट p ऑफ एक्स वाई। तो आप ये कहते हैं कि जब ये ट्रू कब होगा? जब आपके पास कोई भी एक ऐसा x और y का पेयर बन गया जिनके लिए p ऑफ एक्स वाई ट्रू है, तो आप ये कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू है। और इसको फॉल्स कब कहेंगे? जब p ऑफ एक्स वाई जो है वो हर कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो फॉल्स हो। ठीक है, तो इसको आप कह देंगे कि ये फॉल्स हो। ओके, अच्छा अभी हम एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर्स की है, एक्स और वाई दोनों के लिए। एक्स और वाई के लिए जो डोमेन है वो आर है, सेट आर विच इज सेट ऑफ रियल नंबर्स।
और हमने जो प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाया हुआ है वो ये असर्ट करता है कि x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। फॉर ऑल x फॉर ऑल y p ऑफ x y, क्या ऐसा है कि किसी भी x को किसी भी y से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 के बराबर होता है। तो ये फॉल्स है, इसकी हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 और 3 का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, हम 2.1 और 0.7 का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल दे दी और ये बता दिया कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल x देयर इज वन y सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर एक x की वैल्यू, x क्या वैल्यूज ले सकता है, जितने भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, 0 भी ले सकता है, 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू ले सकता है, 1 से 2 के दरमियान ले सकता है, कोई इंटीजर वैल्यू, कोई रैशनल नंबर, कोई इररेशनल नंबर। तो हमें ये देखना है कि क्या x की हर वैल्यू के लिए क्या कम से कम एक y ऐसा है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें x के साथ तो 0 आएगा। तो वो हमें पता है कि एक y जो है वो 0 है। x की कोई भी वैल्यू हो, x की वैल्यू 5 हो, 10 हो, 7.9 हो, 3 अंडर रूट हो, 5 अंडर रूट हो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p ऑफ x y जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी x y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम ट्रू कहते हैं। नंबर 3 है देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट फॉर ऑल y p ऑफ x y, यानी फॉर देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट फॉर ऑल y x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम x को 0 सपोज कर लें तो एक्स वाई जो है वो y की हर वैल्यू के लिए 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हम इसको ट्रू ही लिखेंगे। और फाइनली ये स्टेटमेंट जो है ये आप एवेलुएट कर सकते हैं कि अगर आप किसी x को जो है वो 5 ले लें, y को 0 ले लें, या y x को 0 ले लें, y को 5 ले लें, तो ये भी ट्रू के ऊपर एवेलुएट। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि जो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ऑर्डर जो है क्वांटिफायर्स का ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ये जो ऊपर हमने अभी एग्जांपल देखी, यहाँ पे तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों एक ही ट्रुथ वैल्यू के ऊपर जो है वो एवेलुएट हुई है। लेकिन ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे ये एक वैल्यू के ऊपर, एक ही ट्रुथ वैल्यू के ऊपर ना एवेलुएट। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है वो प्रोपोजिशनल फंक्शन हो सकते हैं या ऐसी डोमेन्स हो सकते हैं। तो इसको देखने के लिए कंसीडर करें कि हमारे पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो उस सिनेरियो में क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा। फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट सम y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की क्या एक वैल्यू होगी कि 1 और y जो है वो ऐड होके 0 के बराबर हो जाएंगे, वो डेफिनेटली वो -1 होगा। जब x जो है वो 2 होगा तो y -2 होगा, दोनों मिलकर 0 बना देंगे। जब x जो है वो 5 होगा, y जो है वो -5 होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हर x के लिए आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, जिसको कहते हैं कि आप मैथ में जिसको कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसको आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एडिटिव इनवर्स भी पेश कर सकते हैं कि हर एक नंबर जो है, हर एक जो रियल नंबर है उसके एडिटिव इनवर्स जो है वो भी रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इसी इक्वेशन का या इसी एक्सप्रेशन का जब आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं क्वांटिफायर का, तो आप ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट वन एक्स, एट लीस्ट वन एक्स सच दैट फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें कौन सा ऐसा एक्स मिल सकता है जिसमें आप कोई भी y की वैल्यू ऐड करें वो 0 के बराबर में। फॉर एग्जांपल हम 0 को ले लेते हैं, अगर x 0 होगा तो y को भी आप 0 कर दें, लेकिन एक वैल्यू मिल गई। लेकिन जब हम y की हमें सारी वैल्यूज को न्यूमरेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास y के सारे यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिटी, तो y की जब हमने सारी वैल्यूज को न्यूमरेट करना है तो x को हमने 0 फिक्स कर लिया, y को 0 भी करना पड़ेगा, 1 भी करना पड़ेगा, और 0 प्लस 1 जो है 0 के इक्वल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है, और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है।
अच्छा, उसके बाद नेस्टेड क्वांटिफायर में हम एक चीज देखते हैं कि लेट डोमेन ऑफ एक्स एंड वाई इज 1 to 3, यानी एक्स की वैल्यू भी या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। सेम इज द केस विद वाई, वो भी ये तीन वैल्यूज है। और पी ऑफ एक्स वाई जो है कुछ भी प्रेडिकेट है। अभी हमें इसकी डेफिनेशन का नहीं पता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये प्रेडिकेट है, इसको जब हम एक्स और वाई की वैल्यू देंगे तो ये ट्रू होगा या फॉल्स। अभी हमने करना ये है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स देयर इज सम वाई पी ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे वेरिएबल जो है वो सब्सटीट्यूशन के साथ बाउंड हो। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये वेरिएबल्स जो हैं, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सब्सटीट्यूट हो रहे हैं लेकिन क्वांटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल बाउंड हो रहे हैं क्वांटिफिकेशन के जरिए। यहाँ पे हमने इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखना है जहाँ पे वेरिएबल जो होंगे वो बाउंड होंगे यूजिंग सब्सटीट्यूशन, यानी आप उनको वैल्यूज दें, 1 देंगे, 2 देंगे या 3 देंगे, क्योंकि यही तीन वैल्यूज हमारे पास जो है वो आपके डोमेन के अंदर है, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स के अंदर। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, फॉर ऑल एक्स देयर इज सम वाई पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हम फॉर सम को जो है वो रहने देते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है उसको वहीं का के ऊपर रहने देते हैं, और x की वैल्यू जो है वो हम रिप्लेस करना शुरू करते हैं। x की जगह पे हमने यहाँ पे 1 लिखा, फिर हमने x की जगह पे 2 लिखा और x की जगह पे 3 लिखा, y को हमने y ही रहने दिया। और इन तीनों के दरमियान में हमने जो है वो कंजंक्शन लगाया। कंजंक्शन हमने इसलिए लगाया कि हम सॉल्व कर रहे हैं या हमने ओपन किया है, किसको ओपन किया है, हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर को। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फेज में हम जो है वो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है ये वाला, इसको हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड कैसे करेंगे, y के अगेंस्ट वैल्यू 1 भी देंगे, 2 भी देंगे और 3 भी। और जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसके जो दरमियान में हम जो है वो डिसजंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो डिसजंक्शंस के बराबर। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे, ये p ऑफ 1 और y को जब हमने एक्सपैंड किया तो y की वैल्यू 1 रखी, डिसजंक्शन p1, और y की वैल्यू 2 रखी, डिसजंक्शन p ऑफ 1 और y की वैल्यू 3। इसी तरह से ये वाला एंड जो है या ये जो कंजंक्शन है ये हमारे पास यहाँ से है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो कंजंक्शन है ये हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक एक्सप्रेशन जो है उसको सब्स्टिट्यूशन के साथ लिख दिया, जो कि आपके क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन के बराबर। ओके, लेट्स अज्यूम कि आपके पास आर एक्स वाई जो है वो एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है। उसका मतलब ये है कि एक्स रिलाइज ऑन वाई। ठीक है, अब हमने ये करना है कि ये जो नीचे हमारे पास एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं इनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, फॉर ऑल एक्स देयर इज सम वाई आर एक्स वाई। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि शुरू में आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, एवरीवन रिलाइज ऑन समवन। ठीक है, समवन हमने इसलिए किया है कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, वाई के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, वाई के लिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अगर यहाँ पे भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता तो हम ये कहते कि एवरीवन रिलाइज ऑन एवरीवन या एवरीबॉडी रिलाइज अपॉन एवरीबॉडी, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल यही सिनेरियो यहाँ पे है जिसको हमने यहाँ पे ऐसे ट्रांसलेट। उसके बाद इसको अगर हम देखें, फॉर सम वाई एंड एवरी एक्स आर एक्स वाई, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि एक वाई ऐसा है जिसके ऊपर सारे एक्स जो है वो रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, या देयर इज समवन होम एवरीवन रिलाइज अपॉन। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि पहले एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वाई के साथ लगा। वाई वो आपका सब्जेक्ट है या वाई आपका वो वेरिएबल है जिसके ऊपर रिलाई किया जाए। ठीक है, इसी तरह जब आप इसके वेरिएबल की जगह चेंज कर दें, लाइक आप ये कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड फॉर ऑल वाई आर एक्स वाई, तो आप ये कह रहे हैं कि देयर इज समवन हु रिलाइज अपॉन एवरीवन, देयर इज समवन हु रिलाइज अपॉन एवरीवन। अब इसका जो ट्रांसलेशन है वो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स आर एक्स वाई। वाई क्या है जिस पे रिलाई किया जा रहा है, यानी एवरीबॉडी इज बीइंग रिलाइड अपॉन। ठीक है, और फॉर सम एक्स क्या है, आप ये कहते हैं कि एवरीबॉडी हैज समवन हु रिलाइज अपॉन देम।
ठीक है। फॉर ऑल वाई एवरीबडी इज बीइंग रिलाइड अपॉन, बाय होम फॉर एवरीवन नहीं, एवरीवन नहीं, फर्स्ट बाय सम, ठीक है। बाय समवन कहाँ से है, वो इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से है। और ये जो स्टेटमेंट है इसकी हम ट्रांसलेशन देख चुके हैं कि एवरीबडी रिलाइज अपॉन एवरीवन। उसके बाद नेगेशन ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर्स। नेगेशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी, सिंपली आपने इसको मूव करना है वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। और इसके जो रूल्स हैं बिल्कुल वही हैं कि आपका जो नेगेशन होगी, जब आप इसको स्टेटमेंट के शुरू में लगाएंगे, तो जब ये स्टेट यानी क्वांटिफायर के शुरू में लगाएंगे, तो जब ये क्वांटिफायर से आगे बढ़ेगी तो ये क्वांटिफायर को चेंज कर देगी, उसको कन्वर्स कर देगी, यानी वो यूनिवर्सल है तो वो एग्जिस्टेंशियल बन जाएगा, अगर वो एग्जिस्टेंशियल है तो वो यूनिवर्सल बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने उन्हीं रूल्स के साथ जो पहले पढ़े हुए हैं उनके साथ इसकी जो नेगेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो किसके बराबर। एक्सप्रेशन क्या है, फॉर ऑल एक्स देयर इज वाई पी एक्स वाई कंजंक्शन देयर इज सम जेड आर एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको इस तरह से हमने जो है वो सॉल्व करना है कि तमाम जो नेगेशन सिंबल्स हैं वो प्रेडिकेट के साथ आ जाए और कोई भी नेगेशन सिंबल जो है वो आपके क्वांटिफायर के साथ। तो इसी को से हम शुरू कर लेते हैं। इसके इसको के साथ जब हमने शुरू किया है तो हमने क्या किया है कि इसको आगे ले गए, यानी ये जो आपका नेगेशन ऑपरेटर था इसको हम मूव करके यहाँ पे ले आए, जो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से पहले। और वो करने के बाद हमने ये किया है कि हमने जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर था उसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज कर दिया। उसके अलावा अभी तक कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ से भी उठाएंगे और इसको अंदर ले जाएंगे। इसको जब हम अंदर ले जाएंगे प्रेडिकेट्स के साथ या प्रेडिकेट से पहले, तो उससे पहले हम ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था इसको यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर चेंज कर, ठीक है। अब निगेशन जो है वो क्वांटिफायर से आगे चली गई है और एक कंपाउंड प्रोपोजिशनल फंक्शन के बाहर, ठीक है, जिसमें कि कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बारे में आपको पता है कि जब कंजंक्शन हो और कंजंक्शन पूरी जो है वो निगेट हो रही हो तो आप डिमॉर्गन लॉ के जरिए नेगेशन को अंदर लेके जा सकते हैं और आपका जो कंजंक्शन है वो डिसजंक्शन के अंदर। तो यही काम हमने ये किया है कि नॉट पी ऑफ एक्स वाई कर दिया है, कंजंक्शन को डिसजंक्शन में चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने दोबारा इसके साथ नेगेशन लगा दिया। अब इस नेगेशन के आगे आपके पास दोबारा एक क्वांटिफायर, ठीक है। ये क्वांटिफायर से जब इसको आप आगे मूव करेंगे तो ये वाला जो क्वांटिफायर है जो कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इट विल टर्न इनटू यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिस तरह के यहाँ पे। और आपका नेगेशन ऑपरेटर जो था वो आपके क्वांटिफायर से आपके प्रेडिकेट के ऊपर चेंज हो जाएगा, यानी आर ऑफ एक्स वाई जेड जो कि नेगेशन के बराबर बगैर लिखा हुआ था उसको हमने नेगेशन के साथ। तो बिल्कुल उन्हीं रूल्स के साथ हमने जो देखा है कि नेगेशन जिस तरह से एक क्वांटिफायर के ऊपर जो है वो असर करती है, इसी तरह ही वो मल्टीपल क्वांटिफायर के साथ इसी तरह से बिहेव करती है। उसके बाद इक्विवेलेंस लॉज हैं। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वाई। यानी अगर आपके पास एक तरह के क्वांटिफायर्स हैं, अगर आपके पास एक ही तरह के क्वांटिफायर्स हैं, उनकी आप जगह चेंज कर दें या उनके आप वेरिएबल चेंज कर दें, लाइक आपने यहाँ पे पहले लिखा है फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स और यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, तो ये बराबर होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों क्वांटिफायर्स जो है वो एक तरह के हैं, यहाँ पे भी दोनों एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं, तो इनका भी अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट हो। उसके बाद अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, तो आपका जो क्वांटिफायर है वो इन दोनों के ऊपर आप इसको सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और ये वाला जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन ये होगा ट्रू सिर्फ यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ। अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ करना है कि तो फिर आपका डिसजंक्शन के साथ होगा, ठीक है। जब आपने मूव किया है एक डिसजंक्शन के अंदर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को,
तो आपके प्रेडिकेट के साथ जो है वो क्वांटिफायर्स लग गए और दरमियान में जो है वो डिसजंक्शन उसी तरह से। अब आप ये देखें कि जो कंजंक्शन के साथ जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड है। वो इसलिए कोऑर्डिनेटेड है कि आपके जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये इट सेल्फ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 एंड पी ऑफ 3 एंड पी ऑफ 4। इसी तरह आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है ये डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ डिसजंक्शन, यानी for some x p of x is equivalent to p of 1 or p of 2 or p of 3। तो इसलिए अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर आपके पास डिसजंक्शन होंगी तो उनको भी आप अलग-अलग कर सकते हैं, और अगर आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कंजंक्शंस होंगी तो उनको भी आप अलग। अब इन लॉज को प्रूव करना है, उसके लिए हम ये इनमें से दो मैं जो है वो आपके लिए प्रूव कर दूंगा, दो आप एज एन एक्सरसाइज जो खुद कर सकते हैं। तो आपको मैं जो है वो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, कुछ सिनेरियो में कुछ में एक ही है। तो जहां पे भी x और y की वैल्यू होगी उसको हम सपोज करेंगे कि उसकी डोमेन जो है 1 2 3 यानी x की जो तमाम वैल्यूज जो अज्यूम कर सकता है, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। सेम गोज फॉर द y। अच्छा, पहली जो है पहला जो प्रूफ है उसको हम देख रहे हैं फॉर ऑल x फॉर ऑल y p ऑफ x y इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल y फॉर ऑल x p ऑफ x y। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x को हम कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यूज हमने रिप्लेस की और उनके दरमियान में हमने कंजंक्शन लगा दिया। कंजंक्शन इसलिए लगाया कि हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने y की वैल्यूज जो है रिप्लेस की। y की वैल्यू जब रिप्लेस की 1 y के लिए, यानी ये जो ब्लू में है उसको ब्लू लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया, वो जो रेड में है उसको रेड लाइन के साथ, और जो ग्रीन में है उसको ग्रीन लाइन के साथ। तो ब्लू लाइन में देखें, ब्लू लाइन में x प्लस 1, y की वैल्यू 1 भी की हमने, y की वैल्यू यहाँ पे 2 भी की, y की वैल्यू जो है वो 3 भी। इसी तरह रेड लाइन इज फॉर p ऑफ 2y, तो उसमें x 2 रहेगा और y जो है वो चेंज होगा फ्रॉम 1 to 3। इसी तरह आखिरी लाइन, इसको अगर आप ओपन कर लें और आप चूंकि आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो भी कंजंक्शन है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो भी कंजंक्शन। इसको अगर आप इस हालत में छोड़ दें और अपनी राइट हैंड साइड जो है उसको भी इसी तरह से करें तो वो क्या बनेगा, p ऑफ x1। ठीक है, यानी उसमें आपके पास y फॉर ऑल y बाहर था, तो उसकी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट की 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आप ये कर रहे हैं कि आप x की वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ब्लू इज फॉर ब्लू, रेड इज फॉर रेड एंड ग्रीन इज फॉर ग्रीन। ठीक है, तो ब्लू वाली लाइन में आप ये देख रहे हैं कि ब्लू वाली लाइन में x जो है वो चेंज होगा, y 1 रहेगा। जो रेड वाली लाइन है उसमें y जो है वो 2 रहेगा, x चेंज होगा। इसी तरह जो ग्रीन वाली लाइन है उसमें आपके पास y 3 रहेगा और x जो है वो चेंज होगा। अगर ये वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ तक और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, इनको अगर आप ओपन करें और इनकी रीअरेंजमेंट करें, रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों कर सकते हैं कि आपके पास कम्यूटेटिव ला है, आपके पास एक ही तरह के ऑपरेटर्स हैं, सारे कंजंक्शंस हैं। अगर आप उन सबको एक ही ऑर्डर के अंदर लिखेंगे तो ये आपके पास इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे एक चीज जो है वो गलत लग रही है कि यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑपरेटर यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ और यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो ये बेसिकली पिछली लाइन के साथ कनेक्ट है और उसी से कंजंक्शन हो रहा है, और इसी तरह ये वाला जो है ये भी लास्ट लाइन से कनेक्टेड है और उससे इसका कंजंक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट सम x p of x or q of x is equivalent to there exist x p of x disjunction there exist x q of x। यानी आपका जो क्वांटिफायर है वो मूव कर जाएगा हर एक प्रेडिकेट के साथ अलग अलग। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 1 या 2 या 3। तो ये किसके बराबर होगा,
P of 1 disjunction Q of 1, P of 2 disjunction Q of 2, disjunction P of 3 disjunction Q of 3। तो इसको जो अगर हम ओपन कर लेते हैं, P of 1 R P of 2 और P of 3 disjunction Q of 1 R Q of 2 और Q of 3। तो ये जो डिसजंक्शन है ग्रीन वाली, इसको हम ये नहीं लिख सकते कि देयर एग्जिस्ट सम x p of x, क्योंकि ये डेफिनेशन है इसकी, ये इक्विवेलेंस है इसकी, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम x p of x। इसी तरह ये जो क्यूज की कंजंक्शन है उसको लिख देते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम x q of x, और ये दरमियान में जो डिसजंक्शन है वो उसी तरह से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी दो प्रूफ जो है वो आप खुद से देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि क्वांटिफायर की जो नोटेशनल कन्वेंशन है वो क्या क्या है। एक तो इसकी जो प्रेसिडेंस है, वो प्रेसिडेंस जो है वो आपके पास क्वांटिफायर की सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें हमने क्वांटिफायर जो है उसको अटैच किया हुआ है P of x के साथ, लेकिन आपका जो Q of x है ये क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर नहीं आता है, क्योंकि इसका स्कोप हमने लिमिट किया हुआ है यूजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन में Q of x का जो x है ये एक फ्री वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ ये एक फ्री वेरिएबल है तो इसको हम प्रपोजिशन नहीं कर सकते। उसके बाद ये दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास कंसेक्यूटिव क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, ठीक है, तो उनको आप कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखने का मतलब बिल्कुल ये है, यानी फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल जेड पी एक्स वाई जेड। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी ऑफ एक्स वाई जेड, विच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू कि आप कॉमा भी ना डालें और सिर्फ ये लिखें फॉर ऑल एक्स वाई जेड पी ऑफ एक्स वाई जेड। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल एग्जिस्टेंशियल है, फॉर ऑल फॉर सम एक्स फॉर सम वाई फॉर सम जेड पी ऑफ एक्स वाई जेड, को आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू फॉर सम एक्स वाई कॉमा जेड पी ऑफ एक्स वाई जेड, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि फॉर सम एक्स वाई जेड पी ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन याद रखिएगा कि ये आप तब ही कर सकेंगे अगर आपके कंसेक्टिव ऑपरेटर जो है वो एक जैसे हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर आपको पूरा उसको लिखना पड़ेगा, एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारे जो क्वांटिफायर्स हैं और प्रेडिकेट लॉजिक जो है उसको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो है वो क्या होते हैं। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस से पहले आप ये देखें कि इन्फर करना क्या होता है या इन्फ्रेंस क्या होता है। इन्फ्रेंस बेसिकली ये है कि आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उस इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आप कोई नई इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिड्यूस कर या इन्फर कर। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपके पास आर्ग्यूमेंट के जरिए आप इनको इन्फर कर रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट की एक एग्जांपल, ये आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन के आर्ग्यूमेंट क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एंड विद अ कंक्लूजन, यानी स्टेटमेंट्स होंगी जिसके एंड पे कोई कंक्लूजन हो। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट है वो दो तरह के होंगे, एक आपके पास जो है वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है और एक फैलेसी होता है। वैलिड आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या करता है कि अगर आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है और आप वैलिड आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं तो आप कभी भी इनकरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन फैलेसीज जो है वो ऐसा नहीं करते। अगर आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है और आपने फैलेसीज को यूज कर लिया तो यू कैन एंड अप विद इनकरेक्ट कंक्लूजन। उसके बाद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, it consists of propositions called premises, hypothesis and a single propositions called। ठीक है, कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में आपके पास प्रोपोजिशंस होती हैं और उन तमाम प्रोपोजिशंस को, उन तमाम सेट ऑफ प्रोपोजिशंस को आप ये कहते हैं कि ये आपकी प्रेमिसेस हैं, ये आपकी हाइपोथेसिस हैं, और एट द एंड आपके पास एक सिंगल प्रोपोजिशन होती है दैट एक्ट्स एज ए कंक्लूजन। अभी अगर ये क्लियर नहीं भी हुआ तो इसके एग्जांपल जब हम देखेंगे तो इसको हम फर्दर दोबारा डिस्कस करेंगे। Logical rules of inference, methods that depend upon logical law for deriving new statement from set of statements। ठीक है, जो कि सिर्फ लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम प्रेडिकेट लॉजिक की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे आर्गुमेंट्स जो होंगे वो जो हमारे जो होंगे वो प्रोपोजिशनल आर्गुमेंट्स जो होंगे
हमारे जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स होंगे वो प्रोपोजिशंस को यूज कर रहे हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशंस को या एटॉमिक प्रोपोजिशंस को अपने नई जो इन्फ्रेंस है उसके लिए। वैलिड आर्गुमेंट को हम दोबारा से रिविजिट करते हैं कि वैलिड आर्गुमेंट जो है वो क्या है। कंसीडर करें आपके पास 3 स्टेटमेंट्स। अच्छा, जब हम इस सिनेरियो को चेंज करते हैं, यानी पहले हम पढ़ रहे थे प्रोपोजिशंस को पढ़ रहे थे, उसके बाद हम क्वांटिफायर्स को पढ़ रहे थे, तो क्वांटिफायर भी बेसिकली आपके प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन के अंदर कन्वर्ट कर देते। तो मोर और लेस एवरीथिंग दैट वी स्टडीड वाज अ प्रोपोजिशन, ठीक है। तो उसमें हम ये देखते थे जी कि एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, वो ट्रू कब होगी, वो फॉल्स कब होगी, जब बी ये होगा और क्यू ये होगा तो ये ट्रू हो जाएगी, और इसी तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए फॉल्स। लेकिन यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आपको दिए जाएंगे वो असर्शंस होंगी, वो इस चीज का बयान होगा कि आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है, इफ आई प्ले क्रिकेट द होल डे आई गेट टायर्ड। इससे पहले जब हम देखते थे तो हम कहते थे कि ये एक इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन इस वक्त ट्रू होती है, इस वक्त फॉल्स होती है। लेकिन जब हमें ये आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज बताई जाती है, जब इन्फ्रेंस में हमें जब ये चीज बताई जा रही है, तो ये हमें कहा जा रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके साथ हमें ये भी कहा जा रहा है कि आई प्लेड क्रिकेट द होल डे। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो ट्रू हैं। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के देखें तो क्या आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आई गेट टायर्ड? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपकी ये स्टेटमेंट भी ट्रू ट्रू थी कि इफ आई प्ले क्रिकेट द होल डे आई गेट टायर्ड, और साथ में ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि आई प्लेड क्रिकेट द होल डे देयरफॉर आई गेट टायर्ड। अब इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आप किसी एक को पी के साथ डिनोट कर लें, आई प्ले क्रिकेट होल डे को पी से, क्यू जो है वो आई गेट टायर्ड। तो इसका लॉजिकल एनालिसिस क्या होगा? आप लिखेंगे आपका पहला प्रेमिस, आपका दूसरा प्रेमिस, और उसके अलावा जितने भी हैं उनको लिखे जा सकते हैं। ये महदूद नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 प्रेमिसेस हो सकते हैं या 2 हाइपोथेसिस हो सकते हैं, आपके पास 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हाइपोथेसिस हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद आप एक लाइन लगाते हैं, और ये जो सिंबल है 3 डॉट्स का, ये देयरफॉर इसको कहते हैं, ठीक है। और देयरफॉर उसके साथ क्यू, तो देयरफॉर आप उसके साथ लगा रहे होते हैं जिसको आप कंक्लूड कर रहे होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी इससे मेरा कंक्लूजन जो है हुआ, ठीक है। उसके बाद ये है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है, और इन्फ्रेंस रूल्स उसमें वैलिड आर्ग्यूमेंट आप किसको कहें। जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसको आप वैलिड आर्ग्यूमेंट तब कहते हैं कि अगर आपकी तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं और वो आपका कंक्लूजन भी ट्रू है, तो आप उसको कहते हैं कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो जो आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होगा उसको आप फैलेसी कहें, ठीक है। इन्फ्रेंस रूल क्या है? एक पैटर्न है दैट एस्टैब्लिश इफ वी नो दैट द सेट ऑफ प्रेमिस स्टेटमेंट्स ऑफ certain form are all true, then we can validly deduce that a certain related conclusion statement is। तो ये बिल्कुल वही चीज है जो आर्गुमेंट के बारे में आप कह रहे हैं कि इन्फ्रेंस रूल्स वो चीजें हैं कि अगर आपके पास प्रेमिसेस जो है वो कुछ ट्रू है, उनका कंजंक्शन ट्रू है, तो उससे आप कंक्लूड करते हैं कि आपका जो कंक्लूजन है वो, या इन्फर करते हैं कि each valid logical argument corresponding to an implication that is tautology। ठीक है, तो ये वो चीज है जिसे आपको समझ लेना चाहिए कि इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास वैलिड आर्ग्यूमेंट की एक प्री कंडीशन है या उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कि कोई भी वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी प्रेमिसेस हैं, जितने भी हाइपोथेसिस हैं, उनका अगर आप कंजंक्शन करेंगे और उसका जो कंक्लूजन है उसको इम्प्लीकेशन के साथ लिखेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ कि आपकी जितनी भी प्रेमिसेस हैं उनको आपने एंड के साथ लिखा है, कंजंक्शन के साथ लिखा, और कंक्लूजन को साथ अटैच किया यूजिंग इम्प्लीकेशन। तो जो ये पूरी स्टेटमेंट आपके पास बनेगी, ये जो पूरी स्टेटमेंट आपके पास बनेगी, अगर तो ये स्टेटमेंट टाइटोलॉजी है। टाइटोलॉजी हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी
फॉल्स नहीं हो सकते। अगर ये टाइटोलॉजी बन गई देन आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट। अगर ऐसा नहीं है, वो टाइटोलॉजी नहीं है, तो फिर वो आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है या वो फैलेसी। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जो एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं, उनके कुछ नाम है। एक इसमें मॉडस पोनेंस है। मॉडस पोनेंस बिल्कुल वही चीज कह रहा है जो हमने एग्जांपल में भी देखी। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q का आपको पता है कि ये ट्रू है और P का पता है ट्रू है, तो आप डिड्यूस कर सकते हैं कि Q भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ A इज ट्रू देन B इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है पूरी की पूरी इंक्लूडिंग द कंडीशनल, और साथ में आपको ये इन अनकंडीशनली बता दिया गया है कि A इज ट्रू, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर B इज ट्रू। ठीक है, तो यही मॉडस फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो टाइटोलॉजी है, यानी इसको अगर हम मॉडस पोनेंस को कह रहे हैं कि ये एक वैलिड आर्गुमेंट है, तो उसके अगेंस्ट कोई टाइटोलॉजी भी होनी चाहिए। तो वो टाइटोलॉजी क्या है कि आपकी प्रेमिस में एक P है, एक P इम्प्लाइज Q है, इन दोनों का कंजंक्शन किया है, और ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई है इसका कंजंक्शन आपने अपने कंक्लूजन के साथ कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये पूरा कंपाउंड प्रोपोजिशन, अगर ये टाइटोलॉजी है तो मॉडस पोनेंस जो है वो एक वैलिड आर्गुमेंट। तो टाइटोलॉजी को आप खुद चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? यूजिंग ट्रुथ टेबल। अगर इस एक्सप्रेशन की हर रो जो है वो ट्रू होगी आउटपुट पे, तो आप ये कहेंगे कि ये टाइटोलॉजी है। ये आप खुद से आप देखिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल है, ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये इनको देखें कि अगर ये कार है तो इसके पास इसके व्हील्स होंगे। लाइक इफ दिस इज अ कार देन इट हैज व्हील्स। आपको ये बता दिया गया है कि इफ दिस इज अ कार देन इट हैज व्हील्स, और आपको ये भी बता दिया गया है कि इट इज अ कार। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, आप ये इन्फर कर सकते हैं कि इट हैज व्हील्स। ठीक है, और ये उससे जो रिलेटेड टाइटोलॉजी होगी वो ये वाली होगी। अगर आप कहेंगे कि P ये है कि इट इज अ कार एंड Q ये है कि इट हैज व्हील्स, ये आपके पास टाइटोलॉजी। याद रखिएगा कि टाइटोलॉजी जो है वो बहुत जरूरी है प्रूव करना हर एक वैलिड आर्गुमेंट। इसकी एग्जांपल्स, इफ इट स्नोज टुडे वी विल गो स्कीइंग। ठीक है, इसको हमने P इम्प्लाइज Q से रिप्रेजेंट किया, और साथ में हमें ये भी बता दिया गया इट इज स्नोइंग टुडे। हमें ये भी पता है कि P इम्प्लाइज Q ट्रू है, हमें ये भी पता है कि P ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज ट्रू, which translates to we will go skiing। इसी की एक और एग्जांपल है, if n is divisible by 3 then n square is also divisible by 3। तो इसको हम P implies Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें ये भी बता दिया गया है कि n is divisible by 3 which is P। तो हम डिड्यूस कर सकते हैं कि n square is also divisible by 3। उसके बाद है मॉडस टोलेंस। उससे मिलता जुलता रूल है। ये स्टेट ये करता है कि इफ A एंड B, सॉरी इफ A देन B एंड नॉट बी, यानी आपको पता है कि इफ ए देन बी, यानी ए इम्प्लाइज बी भी ट्रू है और नॉट बी भी ट्रू है, तो आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ए वाज फॉल्स। ए इम्प्लाइज बी आपको पता है कि वो ट्रू है और बी जो है फॉल्स है, तो आप ये कह सकते हैं कि नॉट। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इफ इट इज अ कार देन इट हैज व्हील्स। आपको बता दिया गया, और ये बताया गया कि इट डज नॉट हैव व्हील्स। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट। लाइक आपको ये बताया जा रहा है, नॉट क्यू का मतलब ये है इट डज नॉट हैव व्हील्स। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब ये है कि इफ इट इज अ कार देन इट हैज व्हील्स। तो इससे आप ये डिड्यूस कर सकते हैं देयरफॉर नॉट पी या देयरफॉर इट इज नॉट अ कार। और इससे जो रिलेटेड टाइटोलॉजी होगी जो कि जरूरी है हर एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट प्रूव करने के लिए, वो इसका भी आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपकी सारी रूल्स में ट्रू पे एवेल्युएट होगी।
modus tollens की एग्जांपल है, if this is a jewel, if this jewel is really diamond then it will scratch glass. इसको हमने P implies Q के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, it does not scratch glass. तो क्या आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं? तो यही आप कंक्लूड करेंगे, this jewel is not a diamond. ठीक है, इसी तरह ये वही एग्जांपल है जो हमने मॉडस पोनन में भी देखी थी कि P implies Q में हमने ये लिखा था, if n is divisible by 3 then n square is also divisible by 3. This is P implies Q. एंड नॉट क्यू क्या है कि n स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इससे आप ये डिड्यूस कर सकते हैं, देयरफॉर n इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है, उसके बाद अदर इन्फ्रेंस रूल्स में आपके पास एक एडिशन आ जाती है. एडिशन में आप सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर p ट्रू है तो आप इस चीज को इन्फर कर सकते हैं कि p डिसजंक्शन q भी ट्रू होगी. ठीक है, क्योंकि डिसजंक्शन के लिए किसी एक का ट्रू होना लाजमी है. p के बारे में आपको पता है कि वो ट्रू है, देयरफॉर यू कैन इम्प्लाई p और q इज आल्सो ट्रू. और इसकी जो टाइटोलॉजी है वो ये है, p इम्प्लाइज p और q. उसको भी आप देखेंगे ये टाइटोलॉजी. सिंप्लीफिकेशन ये है कि अगर आपके पास को ये पता है कि p एंड q ट्रू है, आपको अगर ये पता है कि p कंजंक्शन q ट्रू है, देयरफॉर p, ठीक है, p एंड q ट्रू है, तो उससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि p जो है वो भी ट्रू है. तो इसकी जो टाइटोलॉजी है वो ये है. जो भी आपको मैं टाइटोलॉजी बता रहा हूँ इन इन्फ्रेंस रूल्स की, उसके बारे में आप ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं. उसके बाद कंजंक्शन का रूल है, अगर आपके पास p ट्रू है और q ट्रू है तो आप ये रिड्यूस कर सकते हैं कि इनका कंजंक्शन भी ट्रू होगा. और इसकी रिलेटेड टाइटोलॉजी ये है जो कि दोनों साइड्स जो है आपस में बराबर. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हमें देखना है कि क्या रूल ऑफ इन्फ्रेंस यूज. It is below freezing, therefore it is either below freezing or raining. It is below freezing now, therefore it is either below freezing or raining. तो हमने कहा जी कि P इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो फ्रीजिंग को, Q जो है वो रेनिंग को कर रहा है. तो हमने यहाँ पे एडिशन को यूज किया, P implies P और Q, ये एडिशन करोगे. उसके बाद दूसरी सेंटेंस को देखते हैं, if it is below freezing and raining now, therefore it is below freezing. यानी यहाँ पे कंजंक्शन है, it is below freezing and raining now, यानी P and Q that implies P. तो ये सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म. ये रूल ये कहता है कि अगर A इम्प्लाई कर रहा है B को और B इम्प्लाई कर रहा है C को, तो therefore A implies C. लाइक P implies Q और Q implies R हो, तो आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये P implies R. इसके एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, इसकी टाइटोलॉजी देख लें. टाइटोलॉजी क्या होगी? आपकी प्रेमिस पहली, आपकी प्रेमिस दूसरी, इन दोनों का कंजंक्शन, देन फॉलोड बाय इम्प्लीकेशन, और यहाँ पे आपका कंक्लूड, जो आप कंक्लूड कर. तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये टाइटोलॉजी होना चाहिए, इसको आप वेरीफाई कर लें. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. इफ इट रेन्स टुडे देन वी विल नॉट हैव बारबेक्यू. ठीक है, इफ इट रेन्स टुडे we will not have barbecue today. If we do not have a barbecue today, then we will have a barbecue tomorrow. इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर आज बारिश होगी तो फिर we will have a barbecue tomorrow. ठीक है, तो P हमने यहाँ पे रखा है, it rains today, Q ये रखा है, we will have barbecue today, we और R ये है कि we will have barbecue tomorrow. ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर P Q को इम्प्लाई कर रहा है और Q R को कर रहा है, तो P will have to imply R. उसके बाद है डिसजंक्टिव सैलोजिज्म. ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास A और B है और B के बारे में आपको पता है फॉल्स है, तो आप कॉन्फिडेंटली ये डिड्यूस कर सकते हैं कि A ट्रू. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिसजंक्शन है
और डिसजंक्शन के एक हिस्से के बारे में आपको पता है कि वो फॉल्स है, तो ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका दूसरा हिस्सा जो है वो ट्रू होना चाहिए। इससे रिलेटेड टाइटोलॉजी ये है, और इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि अली विल हैव चिकन फॉर द लंच और अली विल हैव सैलेड फॉर द लंच। और दूसरा आपको ये बताया गया है कि अली डिड नॉट हैव सैलेड फॉर द लंच, देयरफॉर यू कैन डिड्यूस दैट अली हैड चिकन फॉर द लंच। ये काफी सिंपल चीजें हैं, इसकी अगर आप सिंबलिज्म को और इसकी जो एग्जांपल्स है इसको रिलेट करेंगे तो इसको इसकी समझ आना आपको शुरू हो जाएगी। ये समझना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर बिल्ड करके हमने दूसरी चीजें जो है वो देखनी है, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंस के रूल्स हैं अभी हमने इनको सिर्फ जो प्रोपोजिशंस हैं उनके ऊपर देखा है। अभी जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे फॉर क्वांटिफायर्स और प्रेडिकेट्स तो वहां पे चीजें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएंगी। इसलिए आई वुड एडवाइज कि यहाँ तक जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आगे वाले जो लेक्चर हैं वो समझने में आपको मुश्किल ना। तो परहैप्स मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं वो कैसे काम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्वांटिफायर्स एंड प्रेडिकेट।